हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। त्यौहार बहुत बढ़िया से मना रहे होंगे, लेकिन त्यौहार के बीच में हम अपनी पढ़ाई को नहीं स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार हमारे लिए तो त्यौहार वही होगा ना, उस दिन त्यौहार हम मनाएंगे जम करके, होली, दिवाली, दशहरा, जिस दिन हमारे हाथ में अच्छी जॉब होगी। और अच्छी जॉब कब होगी? अच्छी जॉब तब होगी जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, है ना। तो बच्चों यार वही चीज़ है कि हम तो त्योहारों को बस ठीक है, त्यौहार ठीक है, छुट्टी का दिन मान करके कि चलो अच्छा है, आज स्कूल नहीं जाना है, आज हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच गया, ठीक है, तो आज हम इतनी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेंगे, तो ये सोच करके हमें अपने छुट्टी वाले दिन बिताने हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की जो ये क्लास है, ये क्लास बहुत ज़्यादा खास है। आपकी जो डिमांड्स थी उसी पर बेस्ड ये क्लास है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम हमसे आंकिक प्रश्न सॉल्व नहीं होते, है ना। आप में से मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब हम रिवीजन क्लास कर रहे थे तब आपने बोला कि मैम हमें थ्योरी वाले क्वेश्चन तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब बल और गति के नियम के न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अब ऑब्वियस सी बात है कि जो फिजिक्स का पेपर है, जो भौतिक विज्ञान का पेपर जो आता है आपके पेपर में, है ना, आएगा जो आपके एग्जाम्स में, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि जो फिजिक्स है वो आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरी है, कैलकुलेशंस हमारे पास हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही आएगी, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ से करें? हमसे तो मैम क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता कि हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आखिरकार करें कैसे। तो बच्चों आज की क्लास आपको ऐसे ही सोचना है कि यार हम मैम के साथ बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा आपको, आप कॉपी पर कोशिश करिए खुद से, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई बच्चा आज की क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्लास के बाद अब जो है सोचे कि नहीं हम तो क्लास के बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, क्लास के साथ साथ ही आपको प्रश्न सॉल्व करना है। कैलकुलेशन करनी है तो क्लास लोग मेरे साथ ही करो, है ना। मैं आज बिल्कुल तुम लोग जैसे सॉल्व करूँगी, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन तुम्हारे सामने करूँगी, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप सब लोग सब बिल्कुल रेडी हो गए। एक बार जल्दी से सब लोग फटाफट से थम्स अप दिखा दो, अपने छोटे छोटे से अंगूठे जल्दी से भेज दो फटाफट से, हाँ जी जल्दी से। और इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देखो और क्लास को सेव कर लेना, किसी को शेयर कर दो ये क्लास, है ना, ताकि ये क्लास जो है तुम्हारे पास रह जाए। अगर तुम्हें बाद में एग्जाम टाइम कभी देखना हो तो तुम देख लो, है ना। ये किया करो काम कि तुम लोग जो भी तुम लोग लगे यार क्लास इंपॉर्टेंट, तो उस क्लास को तुमने क्या किया, अपने व्हाट्सएप पे पापा को, मम्मी को, किसी को भी शेयर कर दिया। तो जिससे क्या होगा, जब तुम नेक्स्ट टाइम जब तुम प्रिपरेशन करने जाओगे ना तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तुम सीधे तुरंत ही गए अपने पापा के मैसेज पर कि उन्होंने पापा क्लास भेजी थी, वहाँ पर तुरंत क्लिक किया और तुम पहुँच गए, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सही है। तो क्या सब बच्चा पार्टी तैयार है? बहुत बढ़िया, सब तैयार हो, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने आप से आप दो बातें बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है, ठीक है। चैप्टर क्लियर करोगे किस चैप्टर का है, उसके बाद आप क्या करोगे यार कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरी चीज आप देखो कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, और चौथी चीज कि हम कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो पहले तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे और सोचेंगे कि यार कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ ही क्वेश्चन को पढ़ो। तो प्रश्न कह रहा है कि कोई ड्राइवर है, वो किसी कार को पहली अवस्था में 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से तथा दूसरी अवस्था में 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से त्वरित करता है। दोनों अवस्थाओं में इंजन द्वारा लगाए गए बलों में अनुपात ज्ञात करो। तो कोई ड्राइवर है जो क्या कर रहा है, कार को पहली अवस्था में 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से और दूसरी अवस्था में 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से त्वरित करता है। दोनों अवस्थाओं में इंजन द्वारा लगाए गए बलों का अनुपात ज्ञात करना है।
हम क्या कर रहे हैं, अवस्था में जो कार है उसको क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, त्वरण ला रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि जो ये क्वेश्चन है ये किसी और चैप्टर नहीं बल्कि बल तथा गति के नियम चैप्टर का है, बल तथा गति के नियम चैप्टर का है। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरी बात, कह रहा है कि लगाए गए बलों में अनुपात ज्ञात करो। यानी बच्चों जो ये क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चैप्टर मिल गया हमें। बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बेटा जी बलों में अनुपात ज्ञात करना, यानी कि बेटा जी हमें बल की बेसिकली वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर बल की वैल्यू, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, बल की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर बल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु पर हम कितना बल लगाएंगे, ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ किससे पता चलती है, हमें न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलती है। यानी कि बल की वैल्यू हमें किससे प्राप्त होगी, बल की वैल्यू प्राप्त होगी न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम से। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अब तुम ये सोचो कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। जहां पर भी आपसे पहली अवस्था और दूसरी अवस्था बोले, एक कॉलम खींच लो, लिख लो पहली अवस्था और लिख लो दूसरी अवस्था। तुम्हारा कुछ गया क्या, नहीं गया। कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी कुछ सेकंड्स ही लगे। अब आते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो प्रश्न कह रहा है कार को पहली अवस्था में 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, पहली अवस्था में 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी बेटा तुम्हें क्या दिया गया है, पहली अवस्था का एक्सलरेशन दिया गया है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे पता चल गया कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा किसकी वैल्यू होती है, त्वरण की वैल्यू होती है। कैसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। चूंकि पहली अवस्था है तो हमने यहाँ पर नीचे 1 लगा दिया। तो बेटा कितनी वैल्यूड है, 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बेटा देखो हमें दिया हुआ है कि तथा दूसरी अवस्था में 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करता है। यानी कि बेटा जी हमें दूसरी अवस्था के लिए क्या दिया है, एक्सलरेशन दिया है, कितना, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बलों में अनुपात ज्ञात करना, यानी कि बेटा हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो बच्चों हमें ज्ञात करना है पहली अवस्था में कुछ बल लगा होगा, है ना, यानी कि बेटा जी F1 लगा होगा और बेटा जी F2 लगा होगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें F1 बटे F2 ज्ञात करना, यानी कि बलों का अनुपात F1 बटे हमें F2 ज्ञात करना है। ठीक है, बलों में अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखो बलों में अनुपात ज्ञात करना तो पहले बल ही पता होने चाहिए कि F1 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है F निकालने का, वो क्या होता है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर ma। हम जानते हैं बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये होता है F बराबर m इंटू ए। बेटा m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, एक्सलरेशन है, बेटा F क्या है, बल, जितना आपने बल लगाया। अब यहाँ पर बेटा हम पहली अवस्था में और दूसरी अवस्था में किस पर बल लगा रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं बेटा किस पर, कार पर बल लगा रहे हैं ना। यानी बेटा द्रव्यमान किसका है बेटा जी, कार का। m की वैल्यू क्या होगी, तो कार का द्रव्यमान है ना, क्योंकि हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं बेटा, कार पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पे नजरें घुमाओ, कहीं हमें द्रव्यमान दिया है का, द्रव्यमान तो हमें कहीं दिया ही नहीं है, द्रव्यमान तो हमें कहीं दिया ही नहीं। इतना हमें पता है पहली अवस्था में भी कार पे बल लगाया गया है और दूसरी अवस्था में भी कार पे बल लगाया गया है और वही सेम कार है। यानी कि बेटा पहली अवस्था और दूसरी अवस्था दोनों में ही बेटा जी क्या, बेटा जी सेम है। तो बच्चों द्रव्यमान सेम है, m की वैल्यू सेम है। पहले हमने उसी कार को 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेशन दिया, हमने दूसरी बार क्या किया, उतना फोर्स लगाया कि हमारी जो कार थी वो उसमें 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन हुआ। तो हमें निकालना है कि तुमने कितना फोर्स लगाया, फोर्सों का अनुपात ज्ञात करना है।
बच्चों अब यहाँ पर लिख लेते हैं पहले F1। बेटा F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि बेटा पहली अवस्था हम बल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा द्रव्यमान गुणे एक्सलरेशन। बेटा द्रव्यमान तुम्हें पता नहीं है ना, एक्सलरेशन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, बस सीधे लिख लो F1 बराबर m इंटू A1। उसी प्रकार से बेटा दूसरी अवस्था में बल क्या हो जाएगा बेटा, तो ये भी हो जाएगा m इंटू A2। हम बेटा जी किस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम अभी भी कार पर ही फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि बच्चों कार का बेटा द्रव्यमान कितना है, वो भी बेटा जी स्मॉल m है ना। जो बेटा जी पहले अवस्था में जो बल लगाया वो भी क्या था, स्मॉल m था, यानी कि बेटा जी हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू आ चुकी है। बेटा प्रश्न में क्या बोला गया था, बलों का अनुपात, यानी कि हम क्या करेंगे F1 बटे F2 करेंगे। इतनी बात तो बहुत आसान है, समझोगे बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना कह सकते क्रिस्टल क्लियर है ना, जैसे क्रिस्टल क्लियर वाटर नहीं होता कि वाटर के अंदर कुछ भी डाल दो तुम सब तुम्हें दिख जाता है, बेटा बिल्कुल वैसा ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुम जितना मैं बता रही हूँ उसको तो ध्यान से सुनते जाओ। बच्चों F1 बटे F2 किया, बेटा F1 कितना है बच्चों, तो ये है m इंटू A1 बटे F2 कितना है m इंटू A2। चूंकि बच्चों हम लोग एक ही कार पर बल लगा रहे हैं दोनों बार, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान बेटा जी समान है, तो क्या होगा, चूंकि हमने अनुपात किया है तो क्या होगा बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया F1 बटे F2 बेटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 हो जाएगा। बेटा A1 कितना है, तो बच्चों ये है 1.8। बच्चों A2 कितना है बेटा, ये है 1.2। दशमलव से दशमलव हट गया, 3 छंग 18 होता है, 3 चौको 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, यानी कि बच्चों यहाँ से बलों का अनुपात कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 3:2। बेटा कितना आ गया, ये आ गया 3:2। बताओ कुछ टफ था क्या, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना बच्चों, बहुत आसान ही क्वेश्चन था। हमें एक्सलरेशन दिए हुए थे दोनों अवस्थाओं में, हमसे बोला था ये बताओ बलों का अनुपात निकालो, तुमने निकाल दिया F1 बटे F2, है ना, बलों का अनुपात निकालना था, F1 बटे F2 करना था, हमने क्या किया, F1 निकाला m इंटू A1 हुआ, F2 निकाला m इंटू A2 हुआ, F1 बटे F2 किया तो m से m कैंसिल हो गया, A1 बटे A2 बचा, 1.8 बटे 1.2 सॉल्व किया, 3:2 आ गया, बस यही तुम्हारा आंसर है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब बच्चों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न समझेंगे कि ये अगला जो प्रश्न दिया हुआ है ये हमें किस चैप्टर का दिया हुआ, पहले चैप्टर समझेंगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 36 मीटर की दूरी 6 सेकेंड में तय करती है, पुनः 36 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। मान लो ये 36 मीटर है और ये 36 मीटर की दूरी क्या कर रही है, 6 सेकेंड में हमारी कार तय करती है। फिर क्या हुआ, कह रहा है पुनः 36 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है ना, पुनः 36 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रश्न में औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। बेटा औसत चाल क्या होती है, ये हमने कहाँ पर सीखा था, ये हमने सीखा था बेटा पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर था बेटा, गति। मोशन में हमने सीखा था, मोशन में क्या सीखा था, गति। बेटा मोशन क्या है, मोशन गति क्या है बेटा, जल्दी बताओ, गति क्या है भैया। हमने देखा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होता है। इसके बाद बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट है, गति चैप्टर में हमने बेटा जी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट कौन सा है, औसत चाल का कॉन्सेप्ट है ना। और बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम्हें औसत चाल का कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट है औसत चाल। अगर तुम्हें क्या पता हो जाए, अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला पता हो जाए, अगर तुम्हें औसत चाल का फॉर्मूला पता होगा तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। सही है, चलो देखते हैं, पार लगाते हैं अपनी नैया को। बेटा औसत चाल बराबर क्या होता है, तो बच्चों ये होता है कुल दूरी
बटे कुल समय, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। बच्चों दूरी कितनी है? हमारी कार ने पहले 36 मीटर चला, बाद में 36 मीटर चला, कुल दूरी क्या आ गई? 36 प्लस 36। बेटा कुल समय क्या आया? पहले उसने 6 सेकेंड लिया, बाद में उसने 4 सेकेंड लिया, तो 6 प्लस 4। बेटा क्या हो जाएगा? 36 दूना 72 होता है ना, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 72 बटे बेटा 6 4 कितना होता है? 10 होता है। किसी के नीचे अगर 10 हो तो क्या करेंगे? सीधे दशमलव लगा दो, क्योंकि एक जीरो तो क्या होगा? एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ से हमारी औसत चाल क्या आ जाएगी? 7.2 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगी बेटा? ये हमारी औसत चाल आ जाएगी, 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान था, बस तुम्हें औसत चाल का सूत्र पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या किया? 36 प्लस 36 किया, बटे समय कितना? 6 प्लस 4, 72 बटे 10 आ गया 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। आसान था क्वेश्चन? सबको आसान लगा? आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, है ना। क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं यार, आंकिक प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। चलो इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान है हमारे पास। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को अगर हम 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाएं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, यानी कि बेटा जी कह रहा है कि 5 मीटर तक उठा रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। कौन सा चैप्टर है ये? तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। कौन सा चैप्टर है बच्चों? कार्य और ऊर्जा चैप्टर है। क्या बोल रहा है? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बेटा जी कॉन्सेप्ट भी हमें पता चल गया। कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्थितिज ऊर्जा है ना। हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों? हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब बेटा जी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी अगर तुम्हें क्या पता हो? फॉर्मूला पता हो। क्या पता हो? फॉर्मूला पता हो। स्थितिज ऊर्जा को बेटा क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और बेटा हमें प्रश्न में यही ज्ञात करना है। हमें बेटा जी क्या क्या दिया गया है इस प्रश्न में? तो इस प्रश्न में दिया गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान। बेटा कितना द्रव्यमान दिया हुआ है? 2 किलोग्राम का द्रव्यमान। कह रहा है एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ऊंचाई बेटा कितनी दी है? 5 मीटर की ऊंचाई कह रहा है। तो और हमें क्या दिया हो बेटा? में जी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बेटा जी हमें क्या ज्ञात करना है? पीई की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम्हें क्या पता हो। अगर तुम्हें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता, और ये क्या होता है? तो बच्चा ये होता है पीई बराबर mgh। कितना होता है? तो बेटा पीई बराबर होता है mgh। सब कुछ तुम्हारे सामने है। m की वैल्यू भी है, g की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी दी है, सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। बस में करना क्या है? मल्टीप्लाई खाली करना है। द्रव्यमान कितना है बेटा? 2 किलोग्राम। g कितना है? 9.8। ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। देखो मल्टीप्लाई करना सीखो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आसान तरीके से।
पहले अगर तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे 9.8 में, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करोगे 5 में, है ना, तो टफ हो जाएगा। मैंने क्या किया, सीधे किया 2 का मल्टीप्लाई किया 5 में, 5 दूनी बेटा कितना होता है 10 होता है, 10 गुणे क्या आया बेटा 9.8। अब ये क्या 10 से गुणा करो तो बेटा जी कितना आ जाएगा 980 हो जाएगा। चूंकि ये 9.8 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो बेटा यहाँ से क्या हुई, यहाँ से बेटा स्थितिज ऊर्जा आ गई 98। और आपको पता होना चाहिए कि बेटा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। बाकी सब जाओ भूल। है आसान, सारे क्वेश्चंस आसान हैं। देखो बच्चों, अगर मैं क्या बोलती हूँ, बस तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए, है ना, पढ़ने का जज्बा, ठीक है। पैसे हैं नहीं हैं वो मैटर नहीं करता, तुम्हारे माँ बाप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तुम्हारे पास बड़ा सा घर है या नहीं है, ठीक है, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, तुम्हारे अंदर का जुनून, तुम्हारे अंदर का जज्बा, है ना। और बेटा जी ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं ना, तो वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए, सबसे ज़्यादा जो है क्या होना चाहिए, हमारे स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चों देखो यार, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि कभी देखो ना, जो जितनी बुराइयाँ, जितनी बुरी चीज़ें होती ना, उनकी तरफ आप जल्दी आकर्षित होते हो। बुरी चीज़ों के लिए हमें कभी भी कोई प्रेरित नहीं करता है। सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, है ना, दिन भर फ़ोन चलाने के लिए, घूमने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। ये बुरी आदतें हैं, ये हमें अपने आप लगती हैं। नेगेटिव चीज़ें हम, आप अगर कभी इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, अगर कोई ज्ञान की बात बताएगा तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल कर देते हैं, है ना। अगर कोई डांस का वीडियो होता है तो हम उसको तुरंत देखने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो आँखें हैं ना, वो वही देख रही हैं जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले देखती हैं हमारी आँखें, समझ रहे हो। अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, अपनी आँखों को बोलना पड़ता है कि नहीं यही देखो, है ना, तो तुम्हें जो है इससे कुछ मिलेगा। तो यानी कि बच्चों बस वही चीज़ ना कि यार ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे अंदर के जज्बात। अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें कुछ करना है, तो यही तुम्हारी हेल्प करेगा। क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर सबसे ज़्यादा मन करता है फ़ोन चलाने का, सबसे ज़्यादा मन करता है दोस्त से बातें करने का, घूमने का, है ना, मन करता है हटाओ क्लास छोड़ो। स्कूल में तो मजबूरी होती है बैठना 6 घंटे, लेकिन ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं ना तो 6 घंटे बैठना, पता है, हमारी मजबूरी नहीं होती है। अगर कोई बच्चा 6 घंटे बैठ के अगर ऑनलाइन क्लास देख रहा है तो उसके अंदर का जज्बा बिठा के रखे हुए है, समझ रहे हो। मैं जो है ऐसे अपना हाथ ऐसे नहीं निकाल सकती हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं बिठा दूँ, नहीं कर सकती हूँ मैं, समझ रहे हो। तो बच्चों अगर तो है ना सीखने का जज्बा है कि यार नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं भी तो मेहनत कर सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो बेटा जी तुम ज़रूर कर लोगे, तो तुम ज़रूर कर लोगे, है ना। अपने मन को, जो मन बेटा बड़ा चंचल होता है, अच्छी चीज़ों में लगाना पड़ता है, लगाओ। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हें लगाना पड़ रहा है, सबके साथ होता है, हमें भी लगाना पड़ता है। तुम लोगों को पढ़ाने के बाद ना हम लोग भी बहुत जब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बड़ा मन करता है ला यार डांस कर, ला यार मूवी निपटा लें यार, है ना। लेकिन अच्छी चीज़ों को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। बहुत बार मन विचलित होता है, बहुत बार नींद आने लगती है, लेकिन लगाना पड़ता है ना, लड़ना पड़ता है। और जो इस मन से लड़ गया, बस ये मान लो मंजिल उसके हाथों में है, समझ रहे हो। चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न, आप जरा ध्यान से देखना। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई कुली है ना, कोई कुली है, वो क्या कर रहा है, 15 केजी का बोझा, 15 किलो का बोझा धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। तो उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन करो कि उसने बोझे पर कितना काम किया, उसने बोझे पर कितना काम किया। उसने क्या किया, बोझे को धरती से उठाकर अपने सर पर रखा। कह रहा है उसके द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करो। कौन सा चैप्टर, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, कौन सा चैप्टर है ये। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा, कार्य निकालना, यानी कि कौन सा चैप्टर होगा, कार्य तथा
ऊर्जा चैप्टर होगा। अब कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट बेटा जी अगर हमें कार्य निकालना है मतलब कि कार्य वाला ही कॉन्सेप्ट होगा। अब ये कार्य कैसे आएगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। हाँ, यहाँ पर तुम्हें कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, वो कहेंगे मैम कार्य का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है बल गुणे विस्थापन। मैं कहूँगी बेटा बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। अब तुम्हारे जहन में ये बात आएगी कि मैम क्वेश्चन में तो कहीं पर भी बल दिया नहीं है, क्वेश्चन में तो कहीं पर भी विस्थापन दिया नहीं है, अब हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। बच्चों ध्यान से देखो बेटा जी, जब तुम बोझे को उठा रहे होगे तो उस टाइम पर क्या होगा, जब तुम खुद सोचो, जब कोई तुम धरती पर पड़ी हुई बोरी को उठा रहे होते हो, कोई भी धरती पर पड़ा हुआ सामान उठा रहे होते हो, उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर जो हमारी धरती है वो उस सामान को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है। वो क्या करेगी, उस सामान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, यानी कि ग्रेविटी काम कर रही होगी। और किसी भी वस्तु को धरती अपनी ओर जितने बल से खींचती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। यानी कि यहाँ पर जो बल होगा वो ऐसा वैसा बल नहीं होगा। कौन सा बल होगा, गुरुत्व बल होगा। बेटा गुरुत्व बल क्या होता है, अर्थ के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में जो हम कह रहे हैं, जो फोर्स लगाया जा रहा है उससे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। बेटा ये गुरुत्व बल किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर, वस्तु का जितना भार है उसी भार से क्या कर रही होगी, अर्थ हमारी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होगी। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा जी गुरुत्व बल किसके बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है। यानी कि बेटा तुम्हें बल की बेटा वैल्यू कितनी मिल गई, भार का सूत्र होता है m × g, W बराबर mg। यानी कि यहाँ पर जो बल लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, m × g है। बहुत ही बढ़िया। बेटा विस्थापन कहाँ हो रहा है, विस्थापन मतलब कि तुमने वस्तु को चलाया, हमने क्या किया, हमारी बोरी, हमारा बोझा जमीन पे पड़ा था, हमने उसको उठाया, अपने सर पर रखा। यानी कि जो हमारी वस्तु ने चला वो कितनी चला, ऊंचाई पर चल रही है, ऊर्ध्वाधर चल रही है। हम क्या बोलेंगे, जो विस्थापन वो किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। तो बेटा जी यानी कि जो यहाँ पर किया गया कार्य है वो बेटा जी कितना होगा, mgh होगा। बच्चों मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि जब भी हम किसी वस्तु को जमीन से ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो बेटा जी उस वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। वो स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आ गई है, जो हमने ये कार्य किया, जो ये हम mgh काम कर रहे हैं, यही कार्य हमारे बोझे के ऊपर, हमारे बोझे के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तभी तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोझे पर क्यों कार्य हुआ है उसको परिकलित करो, बोझे पर किया गया कार्य। तभी तो अगर मान लो बोझा सर से गिर जाए तो क्या होगा, अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि उसके अंदर ये mgh की एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है, स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो चुकी है। तभी तो ऊंचाई से मान लो अगर छूट गया, अगर मान लो कुली का हाथ छूट गया तो क्या होगा, बोझा धरती पर गिरेगा, क्योंकि बोझे के अंदर mgh एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है। ये mgh क्या है, ये mgh वही कार्य है जब हम बोझे को जमीन से उठाकर ऊंचाई पर लेके गए थे। तो बच्चों बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। तो चाहे बेटा मैंने बताया भी है, अगर कहीं पर भी सामान को ऊंचाई पर उठाओगे तो वहां पर एक ही फॉर्मूला कार्य, चाहे कार्य है चाहे ऊर्जा बोल दो, बात तो एक ही है, mgh का सूत्र लग जाएगा। जिसको नहीं पता कि mgh कहाँ से आया मैंने उसको बता दिया। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, कार्य को लिख देते हैं W से और यहाँ पर बेटा कार्य कितना होगा, mgh काम होगा। बच्चा द्रव्यमान कितना, 15 किलो का। बच्चों जी कितना, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जी दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हम जी की वैल्यू लेंगे 10। लेकिन अगर प्रश्न में जी की वैल्यू ना दी होती तो हम इसकी असली वैल्यू लेते 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ऊंचाई बेटा कितनी है, बेटा ऊंचाई कितनी है, तो हमने 1.5 मीटर ऊंचाया है। अब बच्चों फिर से वही बात कि बेटा 15 गुणे हम क्या करेंगे, पहले 10 का मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 में तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चूंकि ये 1.5 यानी दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 15, और बच्चों ये कितना होता है 625 होता है शायद, है ना, शायद बेटा जी 15 × 15 कितना होता है 625 होता है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 625 जूल आ गया। जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फटाफट से नोट कर लो भैया, जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी, नोट कर लिया क्या, क्या 625 नहीं होता, कितना होता है, बिल्कुल सही कहा, मैं भूल रही थी, तो ये हो जाएगा 225 जूल, है ना। 25 × 25 होता है 625, है ना, 25 गुणे 25 शायद 25 गुणे 25, भूल जाते हैं यार, याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। चलो 225 जूल सही है। चलो मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे तुम लोग, मल्टीप्लाई करके देख लेना जिसको याद ना हो तो, सही है। चलो बहुत बढ़िया, सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आप जरा ध्यान से देखना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से 75 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 58,800 विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो और जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वस्तु है, उस वस्तु को पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 58,800 विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। ऊर्जा मतलब कि फिर वही चैप्टर कार्य और ऊर्जा, कॉन्सेप्ट कौन सा, तो ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है। चलो तो मैं क्या क्या दिया है इस प्रश्न में, तो बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है ऊंचाई, h की वैल्यू 75 मीटर, बहुत बढ़िया। 58,800 विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, 58,800 जूल, है ना। वस्तु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है बेटा, जी की वैल्यू हमें दी हुई है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है बच्चों। अब आप ये बताओ कि जब वस्तु को ऊंचाई पर लेके गया, जब ऊंचाई पर ले जाया गया होगा तो बच्चों कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया होगा, बताओ। उस वस्तु के अंदर कितनी ऊर्जा, उस वस्तु को उठाने में जितनी ऊर्जा, उस वस्तु को उठाने में जितनी ऊर्जा लगेगी वही बेटा जी ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये 58,800 क्या हम कह सकते हैं कि 58,800 बेटा जी क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये बल्कि बेटा इस वस्तु के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। बताओ, सोचो सोचो। या आप ऐसे समझो ना कि इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं मतलब कार्य करना पड़ रहा है। बेटा कार्य कितना करना पड़ता है, तो बच्चों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बेटा बल कितना, बेटा जी बल जो है किसके बराबर, गुरुत्व बल के बराबर। गुरुत्व बल कितना mg, और बेटा जी ऊंचाई h, यानी कि हम कह सकते हैं कार्य कितना हुआ mg × h हुआ। और बेटा जी हमें पता है कार्य, बेटा जितना कार्य होगा वस्तु के अंदर हम कह सकते हैं उतनी ही ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उतना कार्य, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं यानी कि इस वस्तु के अंदर हम कह सकते हैं 58,800 जूल की ऊर्जा कह सकते हैं 58,800 जूल का कार्य किया गया है। तो यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये बेटा जी जो 58,800 है ये कुछ और नहीं बल्कि हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, mgh की वैल्यू दी हुई है ना। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, m की वैल्यू ज्ञात करनी है। जी हमें प्रश्न में दिया हुआ है ऊंचाई कितनी है 75, 58,800, द्रव्यमान आ जाएगा 58,800 बटे 9.8 × 75। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे
तो यहाँ से बेटा जी क्या होगा, द्रव्यमान आ जाएगा, और द्रव्यमान किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। सही है ना, आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हैं। दो वस्तुएं हैं, उनके क्या है, द्रव्यमान बराबर हैं। अगर उनके वेगों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करें। जरा सोचो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, फटाफट से बताओ। हाँ जी, दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हैं। अगर उनके वेगों का अनुपात 2:3 है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बेटा मान लो हमारी पहली वस्तु, और ये क्या है, दूसरी वस्तु। मैंने फिर बोला कि जहां पर भी दो वस्तुएं दी हों उनके लिए अलग अलग लिख लो, कॉलम बना लो। अब कह रहा है वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हैं, यानी कि पहली वस्तु का द्रव्यमान भी m है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान भी m है। कह रहा है उनके वेगों का अनुपात 2:3 है, यानी कि बेटा जी मान लो पहली वस्तु का वेग रहा होगा v1, दूसरी का वेग रहा होगा v2, यानी कि बेटा 2/3 हम लिख सकते हैं, v1/v2 बराबर 2/3। अनुपात 2:3 होता क्या, 2/3। यानी कि बच्चों पहली वस्तु का वेग कितना है, तो पहली वस्तु का वेग देखो यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया, कितना है बेटा जी, 2 मीटर प्रति सेकेंड रहा होगा। बेटा दूसरी वस्तु का वेग कितना है बेटा जी, तो ये रहा होगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। कह रहा है इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो, यानी बच्चों में क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है K1/K2, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली देखो K1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर, है ना। K2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर। तो या तो तुम एक काम करो कि पहले K1 की वैल्यू निकाल लो, K2 की वैल्यू निकाल लो, फिर डिवाइड करो, या फिर ऐसे ही फॉर्मूले के साथ ही डिवाइड कर दो। तो हम फॉर्मूले के साथ ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। K1 बराबर क्या किया, m v1 स्क्वायर, K2 बराबर हाफ m v2 स्क्वायर। भाई फिर से समझो, दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर, यानी कि जो पहली वस्तु दूसरी वस्तु बेटा उसका क्या है, द्रव्यमान दोनों की सेम है, m है। कह रहा है वेगों का अनुपात 2:3 हो, यानी कि बेटा जी v1/v2 बराबर क्या है, 2/3, यानी कि v1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, v2 बेटा वैल्यू कितनी है 3। निकालना है हमें K1/K2। बेटा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया गतिज ऊर्जा को दर्शाते हैं काइनेटिक एनर्जी, अकेले के लिख दो बेटा जी। क्या होता है, तो ये होता है हाफ m v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो बच्चों पहले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, दूसरे के लिए हाफ m v2 स्क्वायर। कुछ मत करो, क्या करना है, K1/K2 करना है, तो लिखो K1/K2। पहले के लिए क्या है, 1/2 m v1 स्क्वायर। बेटा दूसरे के लिए क्या है, 1/2 m v2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान देना। तो 1/2 इसको लिख दो m v1 स्क्वायर, है ना, बटे लिख दो m v2 स्क्वायर बटे 2, ऐसे कर दो, ठीक है। अब जरा बच्चों ध्यान सुनना, m v1 स्क्वायर बटे 2, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनटू, क्योंकि देखो ये अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होता है, ये ऊपर जाके पलट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2/m v2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, K1/K2 बराबर, अब देखो चूंकि द्रव्यमान समान है तो क्या होगा, m भी कट जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, K1/K2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर। m v1 स्क्वायर बटे 2 किया, m v2 स्क्वायर बटे 2 किया, m v1 स्क्वायर बटे 2 इंटू 2/m v2 स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, m से m कट गया, क्या आ गया v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर।
अब बच्चों देखो तुम्हें v1 की वैल्यू पता है कितनी है, तो v1 की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे बेटा v2 कितना है, तो ये है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है K1 रेशियो K2 बराबर कितना आ गया, 4:9। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा जी। इस प्रोसेस को तुम खुद से करोगे तभी तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना। ये अनुपात वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये हमें सबसे ज़्यादा टफ लगती है, गलती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान के गोले को धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। इस निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा 480 हो तो धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि पूछो ही मत। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना, जितने मैंने प्रश्न करवाए हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो बच्चों मिलते हैं कल आपसे। बेसिकली अब हम लोग जो है मिलेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी शायद नेक्स्ट वीक होगी। तो बच्चों मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी परेशानी आए तो कमेंट कर देना, कमेंट आप लोगों के पढ़ूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। I wasted my 1 year.